नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीटी न्यूज। मैं हूं आंचल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। एक्शन मोड में बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष। आज पार्टी मुख्यालय में संगठन की बैठक। प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में रणनीति पर चर्चा। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया वाले राज्यों में नियुक्त किए 22 और रोल ऑब्जर्वर। फाइनल वोटर लिस्ट से पहले आयोग का बड़ा कदम। नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की स्पेन के समकक्ष जोस मैनुअल एल्वारेज से हुई मुलाकात। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट दोनों देश। न्यूनतम भत्ते में वृद्धि की मांग को लेकर ममता सरकार के खिलाफ आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बोलपुर में पुलिस ने कार्यकर्ताओं को जबरन ट्रेन से उतारा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज का आगाज आज से। पहला मुकाबला नागपुर में। वर्ल्ड कप से पहले सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम की बड़ी अपनी परीक्षा। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने पदभार को संभालते ही पार्टी के भीतर जो संगठनात्मक गतिविधियां हैं उन्हें तेज कर दिया। बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष नितिन नवीन आज पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। सभी भाजपा राज्य अध्यक्षों और राष्ट्रीय सचिवों को बैठक में शामिल होने का निर्देश है, जहां संगठनात्मक मजबूती और भविष्य की राजनीतिक रणनीति बैठक के केंद्र में है। तो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहली अहम बैठक बुलाई और किस तरह से उनकी अध्यक्षता में बीजेपी को एक नई दिशा मिलेगी ये देखना होगा। संगठनात्मक संरचना को किस तरह मजबूती दे पाएंगे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये भी देखना है। राजेश राज इस वक्त इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेश, ये समझना चाहेंगे कि ये जो अहम बैठक बुलाई गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, इसमें किस तरह से जब हम संगठनात्मक मजबूती की बात करते हैं और एक नई दिशा देते हुए नजर आएंगे पार्टी कार्यकर्ताओं को नितिन नवीन? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर जो बीजेपी के नए बॉस हैं नितिन नवीन, उन्होंने ये पहली बैठक बुलाई है और इस बैठक में तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी मोर्चे के प्रभारी हैं, वो तमाम लोग इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। सभी प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्षों, संगठन महामंत्रियों, इन तमाम लोगों को बुलाया गया है और इस बैठक का जो आगाज है वो हो चुका है और नितिन नवीन की अध्यक्षता में ये पहली सबसे बड़ी बैठक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं आंचल कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करती है, इसको ये समझना पड़ेगा कि हमने देखा कि बिहार का चुनाव खत्म नहीं हुआ कि बंगाल के दौरे शुरू हो गए। प्रधानमंत्री जी हों चाहे जेपी नड्डा जो तत्कालीन निवर्तमान बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके दौरे धुआंधार हो रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे हो रहे थे असम और बंगाल में लगातार। तो ये एक समझने की बात है कि बीजेपी कभी भी बैठती नहीं है, चुप बिल्कुल नहीं बैठती है और शायद यही वजह है कि उसके जो नए अध्यक्ष हैं, कल उनकी ताजपोशी हुई। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बीजेपी के दफ्तर पर उनका अभिनंदन किया और उनकी ताजपोशी बाकायदा की गई और आज से बीजेपी के नए अध्यक्ष एक्शन मोड में आ गए हैं। तो ये निश्चित रूप से काबिले तारीफ है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार परत दर परत जहां अपने संगठन को खंगालती है, अपने कार्यकर्ताओं को चुस्त दुरुस्त करती है, भविष्य की जो आहट है उसकी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि परछाई इन बैठकों में साफ तौर पर दिखाई पड़ती है और शायद यही वजह है कि बीजेपी सालों भर बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार काम करती है। तो इस बैठक को भी उसी कड़ी में देखा जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव है। 5 राज्यों में कहीं ना कहीं असम में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है सत्ता में आना, क्योंकि दिल्ली और बिहार में अब बीजेपी हुकूमत में है। तो निश्चित तौर पर बंगाल उनके लिए फतह करना जो है वो सबसे बड़ी चुनौती होगी। आसाम में सत्ता में वापस आना उनके लिए चुनौती होगी। तो अन्य जो राज्य हैं वहां पर बीजेपी अपनी दमदार उपस्थिति, खास करके दक्षिण के राज्यों में सत्ता में आना और सत्ता
अपनी जो है उपस्थिति जी। जो है वो दर्ज कराना, बिल्कुल, और इसीलिए वो भारतीय जिस तरह जनता पार्टी से के लिए एक बड़ी बिल्कुल चुनौती है। तो आने वाले दिनों में किस तरीके से नितिन नवीन इन चुनौतियों को समझते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। राजेश, ये देखना होगा, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि राजनीति सत्ता नहीं बल्कि साधना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और बात करते हैं, जिस तरह से राजेश भी कह रहे थे कि आगामी कई राज्यों में विधानसभा और लोकल बॉडी इलेक्शंस के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी। इस फहरिस्त में विनोद तावड़े, जिनको पार्टी ने केरल विधानसभा चुनाव के साथ चंडीगढ़ मेयर चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं तेलंगाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष सेलार को प्रभारी नियुक्त किया गया। ग्रेटर बेंगलुरु कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए पूर्व महासचिव राम माधव को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत दौरे पर आए स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेज के साथ बैठक की। विदेश मंत्री ने इस दौरान कहा कि आर्थिक साझेदारी दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। साथ ही इस दौरान एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई गई। Excellency, let me warmly welcome you and your delegation to India. At the outset, I offer my sincere condolences to the families of the victims of the unfortunate train accident that took place on January 18th in Cordoba. We mourn the lives lost and pray for the early recovery of the injured. Excellency, India and Spain enjoy warm and friendly relations rooted in shared democratic values and respect for multilateralism and a rule-based order. Our political engagement has grown steadily, marked by regular high-level exchanges. India and Spain will celebrate in 2026, this year, the 70th anniversary of the establishment of our diplomatic relations, as well as the dual year of culture, tourism, and artificial intelligence. This initiative reflects our shared commitment to combining our rich cultural heritage with future-oriented cooperation. I'm delighted to have just launched jointly the logo for the dual year with you. The logo has been selected from over 1,900 entries received through an open competition. I would like to congratulate the teams for the effort and thank all the participants. Excellency, India is hosting the AI Impact Summit next month. Our approach to AI is human-centric, inclusive, and focused on its responsible and ethical use. I think it's very similar to the approach of Europe. We are confident that the dual year will encourage greater institutional and industry-led collaboration. Economic partnership is an important pillar of our relationship. Spain is among India's important trade partners in the EU, and our bilateral trade in goods has crossed $8 billion in recent years. Spanish companies have a significant presence in India, particularly in infrastructure, renewable energy, urban mobility, engineering, water management, and smart cities. Indian companies are also active in Spain in IT, pharmaceuticals, and automotive components. We see considerable potential to further deepen this business cooperation. Airbus Tata C295, a final assembly line in Vadodara, was jointly inaugurated by our leaders in October 2024. We are expecting the first made-in-India C295 aircraft to roll out of the factory before September this year. It reflects the growing depth of our defense industrial collaboration and our commitment to build resilient manufacturing capabilities. Minister, our partnership is enriched by strong cultural ties. The popularity of yoga, Ayurveda, and Indian culture in Spain and the growing interest in Spanish language and culture in India reflect the deep people-to-people connect between our societies. Tourism is also an important and growing pillar of our partnership. People-to-people links serve as a living bridge between India and Spain. We are committed to facilitating greater mobility, education exchanges, and institutional partnerships. Excellency, the world order is clearly undergoing a profound change. It is more imperative than ever before for nations to collaborate on shared challenges. This is particularly the case with respect to combating terrorism, where both India and Spain have been victims. The world must display zero tolerance towards terrorism.
बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच की, जहां इन दिनों भारत की ताकत देखकर दुनिया हैरान है। दावोस में समय वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के साथ 10 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत वरिष्ठ नेता एक सुर में भारत की आर्थिक वृद्धि और निवेश की संभावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ एक बात जो सामने निकल कर आई वो ये है कि राज्यों की आर्थिक ग्रोथ को देश की तरक्की के आईने के रूप में देखा जाता है। यहाँ जब इंडिया पवेलियन का उद्घाटन समारोह चल रहा था तो यहाँ मौजूद महाराष्ट्र, यूपी, केरल, असम, झारखंड, कर्नाटक और तेलंगाना समेत तमाम राज्यों की ओर से कहा गया कि बदलते वैश्विक परिवेश में भारत 2047 तक नंबर 1 बन जाएगा और इसके लिए सभी राज्यों को साथ मिलकर काम करना होगा। दावोस में भारत का सबसे बड़ा और सबसे विविध राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। इसमें शामिल नेता विभिन्न दलों से ताल्लुक रखने के बावजूद वैश्विक मंच पर भारत की एकजुट तस्वीर पेश कर रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी हुई तब भारत ने रफ्तार पकड़ी और ये वृद्धि पथ पर भी निरंतर जारी है। विमानन मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा इस बाजार के लोकतांत्रिकरण के लिए ठोस प्रयासों से भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू नागर विमानन बाजार बन गया है। वहीं स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन चल रहा है। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि भारत सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण, पैकेजिंग, सामग्री, गैसों और उपकरणों को कवर करते हुए एक संपूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है, जिसे लेकर वैश्विक उद्योग भारत को एक तेजी से विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला भागीदार के रूप में देख रहा है। वहीं गूगल भारत के एआई इकोसिस्टम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर रहा है, जिसमें विशाखापट्टनम में $15 अरब का एआई डेटा सेंटर भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी शामिल है। और दावोस में इसी मंच से यूरोपीय संघ की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेyen का एक बयान आया। उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले एफटीए को मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया। ये समझौता न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। वॉन डेर लेyen अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगी और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगी। We are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. भारतीय निर्वाचन आयोग ने विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के बीच देश भर में 22 नए रोल ऑब्जर्वर्स की बड़ी तैनाती की। इस ताज़ा नियुक्ति के तहत पश्चिम बंगाल को 11 नए ऑब्जर्वर्स दिए गए, जिसके बाद राज्य में कुल तैनात अधिकारियों की संख्या 20 तक पहुंच गई। बंगाल में फिलहाल स्पेशल वोटर लिस्ट रिवीजन का नाम बड़े पैमाने पर चल रहा है। लोगों की सहूलियत के लिए आयोग ने नाम जुड़वाने और सुधार के लिए आवेदन की तारीख भी 15 से बढ़ाकर 19 जनवरी कर दी थी। अब इन आवेदनों और शिकायतों पर 7 फरवरी तक सुनवाई की जाएगी। इसके बाद सारी प्रक्रिया पूरी कर 14 फरवरी को बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां आशा वर्कर्स ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो अपने न्यूनतम भत्ते में वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। आशा वर्कर्स ने अब स्वास्थ्य भवन के सामने विरोध प्रदर्शन कर आह्वान किया, जिसे देखते हुए बंगाल पुलिस ने स्वास्थ्य भवन के आसपास सुरक्षा को कड़ा कर दिया है। पुलिस ने आज सुबह कोलकाता जाने वाले आशा कार्यकर्ताओं को कटवा स्टेशन पर रोक दिया, जबकि बोलपुर स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। इस कार्रवाई के खिलाफ आशा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। आशा कार्यकर्ता पुलिस के इस व्यवहार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से किए जा रहे उनके आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। वहीं राज्य के अन्य जिलों से भी पुलिस द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को कोलकाता आने से रोके जाने की शिकायतें आ रही हैं। प्रदर्शन के कारण स्वास्थ्य भवन और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम की एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा कर लिया गया है। प्रगति की यह पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति @50 विकास को गति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति समीक्षा के तहत विकास परियोजनाओं को जबरदस्त गति मिली। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश भी है, जहां सालों से अटकी सड़क परियोजनाएं पूरी हो पाई। NH-19 और NH-56 का कैसे हुआ विकास प्रगति के साथ देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित प्रगति तंत्र ने उत्तर प्रदेश में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के समयबद्ध एवं सफल क्रियान्वयन में निर्णायक भूमिका निभाई है। चकेरी इलाहाबाद 6 लेन यानी NH-19 और लखनऊ सुल्तानपुर 4 लेन यानी NH-56 परियोजनाएं राज्य की आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक कनेक्टिविटी को सशक्त करने वाली रीढ़ के रूप में उभरी हैं। चकेरी से इलाहाबाद तक 145 किलोमीटर लंबा 6 लेन कॉरिडोर दिल्ली कोलकाता गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का अहम हिस्सा है। वहीं 127 किलोमीटर लंबा लखनऊ सुल्तानपुर 4 लेन मार्ग मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश को राजधानी लखनऊ से प्रभावी रूप से जोड़ता है। इन दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य यात्रा समय में कमी, वाहन परिचालन लागत घटाना, सड़क सुरक्षा बढ़ाना और क्षेत्रीय विकास को गति देना था। हमारा चकेरी से प्रयागराज का जो हमारा सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो इससे कानपुर शहर से जो आवागमन है वो बहुत ही सुगम हो गया है, क्योंकि कानपुर और प्रयागराज का बड़ा आपसी संबंध है और अनेक धार्मिक कारणों से, अन्य कारणों से, माननीय उच्च न्यायालय के वहां होने के कारण जनता को इसमें बहुत अधिक सुविधा मिली है NHAI के इन प्रयासों से। क्रियान्वयन के दौरान दोनों परियोजनाओं में समान प्रकार की चुनौतियां सामने आई। विशेषकर भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण, संरचनाओं को हटाया जाना। चकेरी इलाहाबाद परियोजना यानी NH-19 में उपलब्धता और वृक्ष कटान में देरी से कार्य बाधित हो रहा था, जबकि लखनऊ सुल्तानपुर परियोजना यानी NH-56 में भूमि उपलब्धता की वजह से निर्माण बाधित हो रहा था। इन चुनौतियों को देखते हुए वर्ष 2018 और 2019 में दोनों परियोजनाओं की समीक्षा प्रधानमंत्री द्वारा प्रगति मंच पर की गई। समीक्षा बैठकों में उत्तर प्रदेश सरकार को स्पष्ट और समयबद्ध निर्देश दिए गए कि शेष भूमि का शीघ्र अधिग्रहण कर मुआवजा तुरंत वितरित किया जाए, लंबित संरचनाएं हटाई जाएं और वृक्ष कटान कार्य को प्राथमिकता पर पूरा किया जाए। साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को राज्य सरकार के साथ समन्वय कर निर्माण की गति बनाए रखने और कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। 53 किलोमीटर जो अमेठी में इसका भाग पड़ रहा था, वो लगभग 1 साल की समय सीमा के अंतर्गत इसको पूरा कर लिया गया, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसमें जो 53 किलोमीटर का पैच था उसमें बहुत सारे वृक्ष भी आ रहे थे, कुछ निर्माण भी थे जिनको समय सीमा में हटा के प्रशासन के द्वारा निर्माण एजेंसी को दिया गया, जिससे निर्माण एजेंसी ने सुगमता पूर्वक कार्य किया। प्रगति के हस्तक्षेप के बाद जिला प्रशासन और राज्य मशीनरी ने मिशन मोड में कार्य किया। लंबित भूमि अधिग्रहण पूरा हुआ, मुआवजा वितरण तेज हुआ, वन संबंधी बाधाएं दूर की गईं और ठेकेदारों को निर्बाध कार्यस्थल उपलब्ध हुआ। इसके परिणाम स्वरूप लखनऊ सुल्तानपुर परियोजना अप्रैल 2019 में और चकेरी इलाहाबाद परियोजना अगस्त 2024 में 100% भौतिक प्रगति के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण हुई। आज ये दोनों राजमार्ग परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में तेज, सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित कर रही हैं। कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक्स, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ ये परियोजनाएं इस बात का सशक्त प्रमाण है कि प्रगति जैसे उच्च स्तरीय निगरानी तंत्र के माध्यम से जटिल अवसंरचना परियोजनाओं को भी समय पर धरातल पर उतारा जा सकता है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को यात्रियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। कामाख्या हावड़ा के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की टिकट बुकिंग शुरू होने से कुछ ही घंटों में सभी सीटें भर गईं। ये ट्रेन 22 जनवरी 2026 से कामाख्या और 23 जनवरी से हावड़ा से अपनी पहली व्यावसायिक यात्रा शुरू करेगी। 19 जनवरी को सुबह 8 बजे से शुरू हुई टिकट बुकिंग 24 घंटों से भी कम समय में पूरी तरह समाप्त हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2026 को इसे हरी झंडी दिखाई थी। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये प्रतिक्रिया तेज, सुरक्षित और आरामदायक रात्रिकालीन रेल यात्रा के प्रति यात्रियों के बढ़ते रुझान को दर्शाती है। साथ ही सेवा में पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव मिलेगा। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के 9 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के शुभारंभ की भी घोषणा की गई। इनमें कामाख्या, रोहतक, हावड़ा, आनंद विहार टर्मिनल, बेंगलुरु, अलीपुरद्वार मुंबई और गोमती नगर डिब्रूगढ़ जैसे रूट्स शामिल हैं। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। दिल्ली की कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जोर शोर से जारी है। इस बार मुख्य परेड की थीम वंदे मातरम पर रखी गई। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकलेंगी जो स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित होंगी। गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बलों के जवान कदम ताल मिलाते हुए परेड का अभ्यास कर रहे हैं। मानवीय सहायता और आपदा राहत सागर बंधु अभियान के तहत भारतीय सेना के इंजीनियर टास्क फोर्स ने श्रीलंका के कैंडी और नुवारा एलिया को जोड़ने वाले B492 राजमार्ग ब्रिज का उद्घाटन कर श्रीलंका के मध्य प्रांत से संपर्क बहाल कर दिया। B492 राजमार्ग कैंडी और नुवारा एलिया जिलों के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग है। चक्रवात दितवा से हुई क्षति के कारण इस मार्ग पर 1 महीने से अधिक समय तक संपर्क बाधित रहा, जिससे स्थानीय समुदायों की आवाजाही और जीवन पर असर पड़ा। भारत के मानवीय सहायता के कारण जीवन रेखा बहाल हो गई, जिससे नागरिक आवागमन और आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद मिली। ये प्रयास श्रीलंका के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और भारत की पड़ोसी पहले नीति के व्यावहारिक कार्यान्वयन को रेखांकित भी, जो स्थायी साझेदारी, एकजुटता और संकट के समय में सहायता से दर्शाता है। जापान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के मामले में 45 वर्षीय आरोपी तेत्सुया यामागामी को उम्र कैद की सजा सुनाई। सरकारी प्रसारक जापान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अनुसार यह फैसला उस घटना के 3.5 साल बाद आया। तेत्सुया यामागामी ने जुलाई 2022 में पश्चिमी शहर नारा में चुनाव प्रचार के दौरान भाषण दे रहे आबे की घरेलू तौर पर बनाए गए हथियार से गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने पहली सुनवाई के दौरान अपराध स्वीकार कर लिया था। चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में रियल मैड्रिड ने मंगलवार को खेले गए मुकाबले में मोनाको के खिलाफ 6 की दमदार जीत हासिल की। रियल की ओर से किलियन एम्बापे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच में 2 गोल किए। हाफ टाइम तक रियल मैड्रिड की टीम 2-0 से आगे रही, लेकिन दूसरे हाफ में टीम ने गोल की बरसात की। मोनाको की ओर से मैच में सिर्फ 1 गोल देखने को मिला। और इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज भारतीय खिलाड़ी अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष वर्ग में लक्ष्यसेन पहले दौर के मैच में चीनी ताइपे वांगजू वई से भिड़ेंगे। लक्ष्यसेन के अलावा HS प्रणॉय और किदाम्बी श्रीकांत भी आज भारतीय चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिला वर्ग में PV सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। सिंधु पहले दौर के मैच में जापान की मनामी सुइजू से भिड़ेंगी और उनसे रैंकिंग में नीचे हैं। सिंधु के अलावा मालविका बंसोड़, तन्वी शर्मा अपनी चुनौती को सामने रखेंगी। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।